इब्ने अबी आमिर की दास्तान अल-मंसूर। किस्त नंबर 3। मामू को अपने भांजे से बड़ी मोहब्बत थी। इस बार वो खुद तो इब्ने अबी आमिर की ख्वाबगाह में नहीं गए, बल्कि अपनी बीवी से रात का पूरा वाक़या बयान किया और कहा, वो मुझसे नाराज़ हो गया है और कुछ खाए पिए बगैर बिस्तर पर दराज है। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, तुम इसके पास जाओ और इसे कुछ खिला पिला दो। मुमानी जमाइयाँ लेती उठी, मगर नींद की वजह से ना तो उन्होंने आंखें खोली और ना ही शोहर की पूरी बातें सुनी। बस इतना याद रहा कि अभी आमिर भूखा सो गया है, इसे कुछ खिलाना पिलाना है। जब नींद की मारी मुमानी इब्ने आमिर की ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो इसे गाँव तकी के सारे नीमदराज देखकर हैरान हुई, क्योंकि इन्हें हल्का सा एहसास था कि अभी आमिर भूखा प्यासा सो रहा होगा और इसे जगाकर कुछ खिलाना पड़ेगा। इसे बेदार देखकर इनकी रही से ख्वाबगीदगी जाती रही और हैरत से पूछा, अब भी जाग रहा है? अभी आमिर ने खिलाफ तवक्को मुमानी को अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होते देखा तो दोनों पाँव सुकेड़ ली और इनके बैठने के लिए मुसहरी पर जगह बनाते हुए कहा, हाँ मुमानी, मैं भी जाग रहा हूँ। मुमानी ने कहा, ज़ाहिर है कि जब खाली पेट होगा तो नींद कहाँ आएगी? इब्ने अबी आमिर ने कहा, मुमानी मेरी भूख प्यास उड़ गई है। मुमानी को जैसे झटका लगा, पूछा, क्या मामू ने तुझे डांटा है? अभी आमिर ने जवाब दिया, डांटा तो नहीं, बस हम दोनों में मामूली सी बहस हुई और मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि बहुत से दूसरे लोगों की तरह मामू भी मुझे नहीं पहचानते। मुमानी ने कहा, ताज्जुब है कि तेरे मामू तुझे नहीं पहचानते, मुझसे तो कहते मैं तुझे पहचाना देती। अभी आमिर ने कहा, लेकिन मुमानी इस वक्त मुझे अपनी नाशनासी का दुख नहीं, दरअसल मुझे मेरा एक मंसूबा परेशान कर रहा है और इसी मंसूबे ने मेरी भूख प्यास उड़ा दी है। मुमानी ने भांजे से मंसूबे के बारे में तो कोई बात नहीं की, इसका हाथ पकड़ के खड़ा करते कहा, पहले कुछ खा पी ले, क्योंकि खाली पेट तो इबादत भी नहीं होती, लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। मुमानी ने इतने प्यार का मुजाहरा किया और इतनी मोहब्बत से पेश आई कि इसे खाना खाना पड़ गया और वो खुद पानी लेकर बैठ गई। खाना खाने के बाद अभी आमिर ने पानी पिया, डकार ली और हाथ धोने चला गया और इस दौरान में मुमानी ने खाली बर्तन इनकी जगह पहुँचाए और दोबारा अभी आमिर के पास जाके बैठ के और कहा, हाँ तो अब बता, तुझे तेरे किस मंसूबे ने इतनी परेशानी में डाल रखा है कि तेरी भूख प्यास तक उड़ गई? इब्ने अबी आमिर ने कहा, मंसूबा तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझसे ये वादा करें कि आप मेरा मंसूबा सुनकर मुझ पर हंसेगी नहीं। नहीं बेटे, जब लोग मेरे सामने तेरी गैर मामूली काबिलियत की बात करते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अभी आमिर ने कहा, मुमानी, बात दरअसल ये है कि अब बाप भी कुर्तबा आना चाहते हैं। मैंने इन्हें मना कर रखा है कि जब तक मैं इनके लिए एक कसर न तामीर करवा लूँ वो कुर्तबा ना आए। मुमानी की दोनों आंखें पूरी तरह खुल गई। पूछा, वो अपने बाप के लिए कोई कसर तामीर करवा रहा है और मुझे इसका पता तक नहीं? ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। इब्ने अबी आमिर ने मौजूद ख़ाना लहजे में कहा, मुमानी, जब भी मेरे कसर की बुनियाद पड़ेगी मैं आपको वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा। मुमानी ने कहा, जब कसर की बुनियाद ही नहीं पड़ी तो इसका जिक्र ही फजूल है। अबी आमिर ने कहा, लेकिन इस वक्त मैं न सिर्फ अपने कसर के लिए परेशान हूँ, बल्कि इन कसूर के लिए भी जो वहाँ इंतजामिया के दफातर के लिए तामीर होंगे और वहाँ दूसरे किन किन उमरा को अपने लिए कसर तैयार करवाना चाहिए, बस इसी फिक्र ने मुझे परेशान कर रखा है। मुमानी की समझ में पहले अगर कोई बात नहीं आ रही थी तो अब वो महलूल हो गई और इन्हें लगा जैसे वो किसी पागल से मसरूफ़ गुफ्तगू है। पूछा, मोहम्मद, तो अपने होशो हवास में तो है, अपने कसर की तामीर की बात करते तूने बहुत से कसरों की तामीर का जिक्र शुरू कर दिया, बात ऐसी कर जो समझ में आ जाए। इब्ने अबी आमिर ने मुमानी को समझाया, आपने कुर्तबा के मदीना ज़ोहरा को तो देखा ही है, शहर का ये शुमाली हिस्सा ख़ास खलीफा और शाही ख़ानदानों के लिए मखसूस है। मैं इसके मुकाबले में मदीनतुज़्ज़ोहरा, एक नया शहर कुर्तबा के मशरिक़ में तामीर करवाना चाहता हूँ। इस शहर का खलीफा और शाही ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, यह मेरा कसर होगा। वो से उमरा और बुज़रा अपने लिए यहीं कसर तामीर करवाएंगे। ये हुकूमत के इंतजामिया से मुतल्लिक इमारतें होंगी और हुकूमती कारिंदे भी इसी शहर में रहेंगे। मुमानी ने समझ लिया कि इस पागल नौजवान के पास बैठना और इसके पागलपने की बातें सुनना वक्त ज़ाय करने के मुतरादिफ है। उठते हुए कहा, अब तो तेरा पेट भी भर गया, सुना है पेट खाली हो तो बड़े डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं, लेकिन तू भूख में बड़े सुहाने ख्वाब देखता है। मैं भी तेरे लिए इस पास इसलिए बैठ गई थी कि शायद तू काम की बातें करे, मगर तू तो बहुत ज़्यादा बहक रहा है, अल्लाह तुझ पर रहम करे। मुमानी इसके पास से उठकर अपने शोहर इब्ने इसहाक के पास गई और शिकायतन कहा, मैं कहती हूँ कि इसका इलाज कराओ, वो तो बड़ी बेसरोपा बातें कर रहा है। इब्ने इसहाक ने जब इन बेसरोपा बातों की तफसील मालूम की तो इन्हें भी बड़ी हैरत हुई और कहा, ये नौजवान तो हमें बर्बाद करा देगा। इब्ने इसहाक ने बीवी से इब्ने अबी आमिर के बारे में बहुत सी बातें की और ये तय किया कि इसे बड़ी बड़ी बातें करने से रोका जाए, वरना ये बड़ी बड़ी बातें एक न एक दिन पूरे ख़ानदान को ले डूबेगी। खाने के नशे में अबी आमिर को नींद आ गई, मगर मामूर मुमानी की नींदें उड़ गई। इन्हें खौफ था कि अगर ये सारी बातें हाजी मुस्तफ़ी तक पहुँच गई
तो वो इस खानदान को कुर्तबा से निकलवा देगा। सुबह फजर की नमाज मामू भांजे ने एक साथ पढ़ी। नमाज के बाद इब्ने अबी आमिर ने मामू से कहा, आजा मुझे कुछ वक्त दे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इब्ने इसहाक ने रात ही को फैसला कर लिया था कि अबी आमिर को तुर्श वापस भेज दिया जाए, क्योंकि इसकी कुर्तबा में मौजूदगी एक ख़ानदान की तबाही का सबब बन सकती थी। ये अज़ियतनाक फैसला सुनाने के लिए अबी आमिर अपने आबाई कस्बे तुर्श को वापस जाए एक अच्छा मौसर सबब दरकार था। मामू ने खामोशी से पूछे बगैर के भांजे ने कहाँ ले जा रहा है। 2 घोड़े निकलवाए और अबी आमिर के साथ रवाना हो गए। वो अपने मामू को कुर्तबा के बाहर मशरिकी हिस्से में ले गया। इस गैराबाद हिस्से में खुदरो पौधों और दरख्तों की बहुतात थी और यहाँ बकसरत झाड़ियाँ भी थीं। कुर्तबा में मशरिकी हिस्सों से आने वालों ने कई रास्ते भी बना रखे थे, पगडंडियाँ भी थी और गाड़ियों के गुजरने के लिए चौड़े रास्ते भी। कुर्तबा से मुल्हिक और फसील से मुत्तसिल बैरूनी हिस्से पर इब्ने अबी आमिर ने अपने घोड़े की लगाम खींच कर मामू से कहा, मैंने अपने कस्र के लिए ये जगह पसंद की है। यहाँ के दरख्तों झाड़ियों को सफाया करा दूंगा और यहाँ एक बड़े हिस्से में महल इस तरह तामीर होगा कि कुर्तबा की मशरिकी फसील के अंदर मेरे कस्र के कई दरवाजे होंगे। ये फसील आगे बढ़ा दी जाएगी, यानी मदीनतुज़ ज़ोहरा जहाँ ख़त्म होगा वहाँ नई फसीलें खड़ी कर दी जाएगी। मामू ने इस वीरान और गैराबाद हिस्से और दूर तक फैले हिस्से को बेदिली से देखा। अबी आमिर की बातें सुनते रहे, अपनी तरफ से कोई राय न दी। मशरिकी फसील के दूसरे हिस्से में कई बड़े बड़े दरख्त सर उठाए खड़े थे। अबी आमिर ने इनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इन दरख्तों को कटवा के हुकूमती दफातर बनवाना चाहता हूँ ताकि मैं इन पर अच्छी तरह नजरें रख सकूँ। कारोबार हुकूमत खलीफा से अलग थलग रहना चाहिए और जब मैं ये सारी जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए तैयार हूँ तो इंतज़ामिया को खलीफा से अलग थलग रहना चाहिए। मैं नहीं पसंद करता कि उमरा और मुंतज़मीन हुकूमत मेरी इजाज़त के बगैर खलीफा से बात करें। मामू ने पूछा, यहाँ के दूसरे हिस्सों में कौन सी इमारतें तामीर होगी? अबी आमिर ने जवाब दिया, ये पूरा हिस्सा उमरा और सरकारी ओहदेदारों के महल्लात के लिए वक्फ होगा। मैं जुमला उमरा और ओहदेदारों को अपने करीब रखना चाहता हूँ और ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि लोग मेरी मर्जी और पसंद के खिलाफ खलीफा से मिलें। मामू ने पूछा, मगर मुझे तो ये मालूम होना चाहिए कि तू ये मनसूबा बंदी किस हैसियत से कर रहा है? इब्ने अबी आमिर ने जवाब दिया, मैं जब ये कहता हूँ कि यहाँ एक नया शहर मदीनतुज़ ज़ोहरा तामीर होगा तो इससे मेरी हैसियत मुतय्यन हो जाती है। मामू ने अबी आमिर की बात पूरी नहीं करने दी और कहा, देखो भांजे, तुम्हारी ये पागलपन की बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू अपने ख़ानदान को बर्बाद करवा दोगे। इब्ने अबी आमिर ने मामू की तंबीह और वावेले का कोई असर न लिया और मामू को समझाया, मैंने आपको जो बताया है वो एक हकीकत है। मैं अपने ख़ानदान को कहीं से कहीं पहुंचा दूंगा। लेकिन मामू इब्ने इसहाक ज़रा भी मुतमईन ना हुआ। इन्हें अपना भांजा बिल्कुल पागल लग रहा था। इब्ने अबी आमिर ने कुर्तबा के बाहर बहुत बड़े हिस्से की सैर कराई। इसने अपने ज़हन में महफूज शहर का खाका नहाज जामे बना रखा था। इसने बाज़ारों, गली और कूचों तक का ख्याल रखा था। इससे नाज राजारी से मामू को बताया, अब आपसे क्या पर्दा, ये मनसूबाबंदी मैंने एक ख़ास मजबूरी की बिना पर की है। मामू ने बेजारी से पूछा, अब ज़रा अपनी मजबूरी भी बता दे। अभी आमिर ने नाज राजारी से बताया, मामू, मैं कुछ अरसे से ही महसूस कर रहा हूँ कि उमरा का कुर्ब और इनकी बिलावजह की मुलाकातें खलीफा को बिगाड़ देती हैं। मुल्क का सही नज़्म व नस्क चलाने के लिए खलीफा को चुपचाप रहना चाहिए। इसे मुल्की मामलात अपने वजीर पर छोड़ देना चाहिए। मामू ने खलीफा अल हकम का नाम लिया और ऐसा बेजार बख्श खलीफा अपनी हुकूमत किसी वजीर को क्यों छोड़ देगा? अभी आमिर ने जवाब में दिया, मैं खलीफा अल हकम की बात नहीं करता हूँ, मेरे ज़हन में खलीफा के बेटे हैं जो अभी कमसिन हैं। मामू ने कहा, देख भांजे, तेरी हर बात अपने अंदर एक न एक फितना छुपाए हुए है। मेरी बात गौर से सुन। अल्लाह ने तुझे सोचने वाला दिमाग दिया है। मेरी बातें ध्यान से सुन और इन पर अच्छी तरह सोच विचार कर ले। अगर तू हमारे साथ रहना चाहता है तो तुझे अपने होशो हवास में रहना होगा। अपनी फजूल सोच और फजूल बातों से पीछा छुड़ा ले। हाजी मुस्तफ़ी तुझसे नाराज़ है। ज़ियाद बिन अफले ने तुझे ठिकाना दे रखा है, लेकिन जब हाजिब ज़ियाद पर दबाव डालेगा तो ये जगह तुझसे छीन जाएगी, क्योंकि दो बड़े अमीर तेरे जैसे खबती नौजवान के लिए अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब करेंगे। इब्ने अबी आमिर ने ख्यालों में गुम कुछ सोचते हुए कहा, ये उमरा भी मेरे रहम करम पर होंगे। ये मनसूबाबंदी में मुझसे बहुत पीछे हैं। हाजिब मुस्तफ़ी और ज़ियाद बिन अफले इतने आला दिमाग लोग नहीं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। मामू को गुस्सा आ गया। उन्होंने इब्ने अबी आमिर को इसकी मनसूबाबंदी से मुतल्लिक पिराने में छोड़ा और ख़ुद अपने घर चले गए। अबी आमिर देर तक इस खाली ज़मीन का जायज़ा लेता रहा और जगह जगह रुक के निशानात लगाता रहा। कहीं बाजार लिख देता, कहीं किसी पत्थर पर कोयले से इंतज़ामी दफ्तर लिख के आगे बढ़ गया, किसी पत्थर पर गली लिख दिया और किसी पर बाग। घर पहुंचकर मामू ने बीवी से कहा, अब भांजी का वजूद ख़तरनाक होता जा रहा है। पागलपन का दौरा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। आज तो इससे अपने ज़हन में महफूज
मदीनतुज़-ज़ोहरा की जगह भी दिखा दी। मैं तो हैरान हूँ और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसके वजूद में शैतान हुलूल कर गया है जो इसको दार पर चढ़ा देगा। उमानी ने भी तायद कर कहा, आप इसे घर से निकाले नहीं। जिस तरह हम दोनों इसे पागल समझ रहे हैं, दूसरे भी दीवाना समझ कर नज़रअंदाज कर देंगे। दरख्वास्तें अच्छी लिख रहा है, जिससे अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए इसको इसके हाल पर छोड़ दें। मामू ने भी बीवी से इत्तफाक किया और अभी आमिर ने अपना काम जारी रखा। तकरीबन 6 माह बाद खलीफा अल हकम के पास मुख्तलिफ वास्तों से अभी आमिर के खिलाफ शिकायतें पहुँचने लगी। इससे जब यह बताया गया कि ये अजीबोगरीब ख़तबी नौजवान अभी तक तो ओहदे मरातिब और मनासिब ही तकसीम कर रहा था और अब मदीनतुज़-ज़ोहरा के मुकाबले में मदीनतुज़-ज़ाहिरा तामीर करने का इरादा रखता है, तो इसने हाजी मुस्तफ़ी से पूछा, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? हाजिब ने जवाब दिया, यमन के मुआफ़री कबीले से। खलीफा अल हकम ने हाबसे पर जोर दिया, हाँ, मुझे पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है। ग़ालिबन इसके जद्द आला अब्दुल मलिक तारिक इब्ने ज़ियाद के साथ उंदलुस में दाखिल हुआ था और इसे जज़ीरा अल खिज़रा का तूश नामी इलाका बतौर जागीर अता हुआ था। हाजी मुस्तफ़ी ने कहा, यूँ तो इब्ने अबी आमिर बेज़रर और ख्याली इंसान है, मगर इसका शाही महल के सामने बैठ के पागलपने की हरकतें करना मुनासिब नहीं। खलीफा अल हकम ने कहा, अगर शाही महल के सामने इसकी मौजूदगी किसी तो ज़रा रिसा है जिसे वहाँ से हटा दिया जाए। हाजी मुस्तफ़ी ने मजबूरी ज़ाहिर की, वो जगह ज़ियाद बिन अफले की है और मैं इस पर दबाव नहीं डाल सकता। आपकी तरफ से हुक्म हो जाए तो वो जगह फ़ौरन खाली कराई जा सकती है। खलीफा अल हकम ने इसी वक्त ज़ियाद बिन अफला को तलब कर लिया। जब वो आ गया तो इस हुक्म दिया, तुमने अपनी जगह कैसे पागल नौजवान को दे रखी है जो मेरे जैसे अहकामात जारी करता रहता है? ज़ियाद बिन अफला ने कहा, मगर वो बेज़रा नौजवान है, लोगों को अपनी बेसरोपा बातों से खुश कर देता है, इसलिए मुझे कभी इसके मस्खरेपन से और इसकी बातों पर कोई एतराज़ नहीं। खलीफा अल हकम ने हाजी मुस्तफ़ी को हुक्म दिया, इस नौजवान को शाही महल के सामने से फ़ौरन हटा दिया जाए। हाजिब ने ज़ियाद बिन अफला की तरफ देखा और ज़ियाद बिन अफला ने अर्ज़ किया, मैं इसे फ़ौरन हटा दूंगा, लेकिन मुझे एक काबिल नौजवान को नुकसान पहुँचाए के दुख होगा। खलीफा अल हकम हुक्म देकर खामोश हो गया, लेकिन जब हाजी मुस्तफ़ी ने कहा, ये नौजवान जहाँ कहीं भी बैठेगा अपनी बकवास जारी रखेगा और हमें इसकी बकवास पर काबू पाना है। खलीफा अल हकम ने भी हाजी मुस्तफ़ी की राय से इत्तफाक के पूछा, इसका बाप क्या करता है? ज़ियाद बिन अफला ने जवाब दिया, इसका बाप कुर्तबा में नहीं, ग़ालिबन अपने मामू के पास रहता है। खलीफा अल हकम ने ज़ियाद बिन अफला को हुक्म दिया, इसके मामू को बुला के सरजनिश की जाए कि अपने भांजे को काबू में रखे, वरना वो अपने भांजे की वजह से नुकसान उठा जाएगा। खलीफा तो ये हुक्म देकर अंदर चला गया, लेकिन हाजी मुस्तफ़ी और ज़ियाद बिन अफला आपस में मशवरे करने लगे कि इस बला का इलाज किया जाए। ज़ियाद बिन अफला को वाकई अफसोस था कि इब्ने अबी आमिर को अपनी जगह से बेदखल करके वो एक लायक नौजवान को नुकसान पहुँचाने का मुर्तकिब होगा। हाजी मुस्तफ़ी ने बाहर निकल के ज़ियाद बिन अफला से पूछा, आखिर बात क्या है? इस नौजवान को इतनी इज्जत क्यों देता है? ज़ियाद बिन अफला ने जवाब दिया, मुझे इस नौजवान में मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा इंसान नजर आ रहा है। हाजी मुस्कुराया, पता नहीं तो इस कब्ती नौजवान से इतना मुतासिर क्यों है, वरना ज़माना तो इस पर हंसता रहता है। ज़ियाद बिन अफला ने इब्ने अबी आमिर के मामू को पैगाम भेजा कि वो अपने भांजे अबी आमिर को साथ देकर इससे मुलाकात करे। इस फरमान ने इब्ने इसहाक को खासा परेशान किया, क्योंकि वो इस तलबी की गायद से आगाह थे। उन्होंने भांजे अबी आमिर से कहा, भांजे जिसका ख़तरा था वो लम्हा आ गया, चलो हम दोनों को ज़ियाद बिन अफला के सामने हाजिरी देना है। अबी आमिर ने बेपरवाही से कहा, ज़ियाद बिन अफला ज़्यादा में अपनी जगह से बेदखल कर देगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं किसी दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। मामू ने गुस्से में कहा, यानी तुझे अब भी अपनी हिमाकतों पर कोई अफसोस नहीं है? ये दोनों जब ज़ियाद बिन अफला से मिले तो इन्हें यहाँ हाजी मुस्तफ़ी भी बैठा हुआ मिला। हाजी मुस्तफ़ी ने इब्ने इसहाक को अपने पास बुलवाया और ज़ियाद बिन अफला ने अबी आमिर को इशारे से हाजी मुस्तफ़ी ने इब्ने इसहाक से कहा कि तूने अपने भांजे की कैसी तरबियत की है? इब्ने इसहाक ने फरियाद की, इससे तो मैं खुद भी आजिज़ हूँ, कितना ही समझाओ मगर बात इसकी समझ में नहीं आती। हाजिब ने कहा, आज तो खलीफा ने भी हमें सरजनिश कर दी कि एक नौजवान खिलाफत के मुतवाज़ी अहकामात जारी कर रहा है। इब्ने इसहाक ने कहा, आप लोग इसे धमकियाँ दें, शायद आपकी धमकियों से चुप हो जाए, वरना हमारी नर्म और मोहब्बत आमेज़ बातें इसके दिलो दिमाग में उतरती ही नहीं, ऊपर से गुजर जाती हैं। दूसरी तरफ ज़ियाद बिन अफला अबी आमिर को समझा रहा था, देखा भी आमिर, वही हुआ जिसका डर था। तूने बेसरोबा बातों में जो कुछ अब तक की बकवास की वो खलीफा तक पहुंच गई और मुझे खलीफा ने हुक्म दिया है
میں تجھ کو اس جگہ سے بے دخل کر دوں۔ ابن ابی عامر نے کہا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ خلیفہ میرے جیسے معمولی آدمی کے معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ میں خلیفہ کو درخواست دوں گا کہ مجھے میری جگہ سے بے دخل نہ کیا جائے۔ زیاد بن افلا نے بے بسی سے کہا درخواست دینے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اب تو جہاں کہیں بھی بیٹھ کے کام کرے گا اس قسم کی فضول بکواس بھی کرے گا اور وہاں سے بھی اٹھا دیا جائے گا، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ تو اپنی زبان پر قابو رکھ۔ ابن ابی عامر نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی کارآمد باتوں سے باز آ جاؤں گا۔ زیاد بن افلا نے کہا پھر وہی بکواس، جن باتوں کو دنیا بکواس قرار دے رہی ہے تو کارآمد قرار دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تو پیدائشی لذت آزار ہے۔ ابی عامر نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے جو کچھ بھی کہیں گے برداشت کر لوں گا، کیونکہ آپ میرے محسن ہیں اس لیے میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گا، لیکن خدا کے لیے آپ مجھے لذت آزار اور بکواسی نہ کہیں۔ زمانہ کہے تو مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ زیاد بن افلا نے کہا مجھے خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنی جگہ سے فوراً بے دخل کر دوں۔ ابن ابی عامر نے پھر وہی بات کی، آپ مجھے بے دخل کر دیں، لیکن اللہ تو رزاق اور رحیم ہے، وہ مجھے معاش کی طرف سے مایوس اور نامراد نہیں رکھے گا۔ زیاد بن افلا نے ایک سرسری نظر حاجی مصطفی پر ڈالی اور کہا یہ شخص بھی تیرا دشمن ہو رہا ہے اور شاید اسی کی شکایت پر تجھے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ابی عامر نے آہستہ سے کہا آپ کو یقین آئے یا نہ آئے مگر میری یہ بات یاد رکھے گا، یہ شخص میرے ہاتھوں ذلیل ہو کر رہے گا۔ زیاد بن افلا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ایسی باتیں مت کر، اگر اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے گا۔ خلیفہ الحکم اس کی بہت سنتا اور مشورے مانتا ہے۔ زیاد بن افلا نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ہمدردیاں ضائع جا رہی ہیں تو اس نے ابی عامر کو جھاڑ پلا دی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو خود اپنے نقصان کے سارے کام کرنے پر آمادہ ہوتا جا رہا ہے، تیری سوچ میں کجی اور اس کجی نے تجھے ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ ابن ابی عامر نے جواب دیا جناب فی الحال تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بات مستقبل میں پیش آنے والی ہے اور جسے میں قبل از وقت بیان کر دیتا ہوں اسے لوگ فضول بکواس اور بے سروپا کہہ لیتے ہیں اور بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ابن ابی عامر اتنا مشتعل اور غصے میں تھا کہ اس نے زیاد بن افلا سے بھی کوئی مدد نہیں چاہی۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں منصور اور ودود اس کا انتظار کر رہے تھے جبکہ اس کا تخت غائب تھا۔ ابی عامر نے دوستوں سے پوچھا میرا تخت کہاں چلا گیا؟ عبدالودود نے جواب دیا کچھ لوگ آئے تھے، پوچھا اس تخت کا مالک کہاں ہے؟ ہم دونوں نے کہا تم آنے ہی والے ہو، انتظار کر لو، کچھ دیر بعد ملاقات ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے تخت اٹھایا، غلیچہ گول کیا اور یہاں سے رفو چکر ہو گئے، کہتے تھے کہ انہیں خلیفہ نے حکم دیا ہے تخت اور غلیچے کو یہاں سے اٹھوا کے پھینکوا دیا جائے۔ منصور کو بڑا دکھ تھا کہ اس کے گھر کا خرچ ہی یہاں کی کمائی پر تھا۔ عبدالودود نے کہا میری نظر میں ایک جگہ ہے لیکن وہ جگہ یہاں سے دور، لوگوں کی پہنچ سے ذرا ہٹ کے ہے، اس لیے کچھ عرصہ تعطل رہے گا۔ ابی عامر نے کہا تم دونوں پرواہ نہ کرو، میں تم دونوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، یہ سب کچھ حاجی مصطفی کی شرارت سے ہوا ہے۔ منصور نے کہا ہاں مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہاں عہدے اور منصب بانٹتے رہتے ہو، اسی وجہ سے ہمیں یہاں سے بے دخل کیا گیا۔ ابی عامر نے کہا کہ حاجی مصطفی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں سے بے دخل کروا کے مجھے میرے ارادوں سے روک دے گا، میں اس کی نظر میں اب تک جو بکواس کرتا رہا ہوں اسے جلد یا بدیر سچ ثابت کر دکھاؤں گا۔ تخت اور غلیچے پھینکوا دینے کا ہر طرف شورا ہو گیا اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ کاغذ قلم اور دوات بھی چھن گئے۔ جو لوگ بھی درخواست لکھوانے آ رہے تھے وہ زمین پر بیٹھ کر درخواستیں لکھوا سکتے تھے۔ اس وقت وہ ناخوش تھے، انہیں ان تینوں سے بڑی ہمدردی تھی، شاہی اہلکاروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ابن ابی عامر نے منع کر بتایا شاہی کرندے تو اوپر کے حکم کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اور تمہیں اوپر والوں کی مذمت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ تمہاری زندگی دو بھر کر دیں گے۔ ایک نے پوچھا واہ بھائی بڑا اچھا مشورہ دیا، جو شاہی کارندے تخت غلیچہ قلم دوات اور کاغذ اٹھا کے لے گئے، ہم ان کارندوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور یہ کارندے جن اوپر والوں کو حکم سے یہ زیادتی کر گئے ہیں ہم انہیں گالیاں بھی نہ دیں۔ اب تم یہ بتاؤ ہم کیا کریں؟ ابی عامر نے جواب دیا تم لوگ میرے لیے دعائیں کرو، میں اوپر والوں میں شامل ہو جاؤں اور لوگ میرے تابع فرمان ہو جائیں۔ ایک صاحب نے زور سے قہقہ لگایا اور کہا یہ نوجوان اپنا مسخرہ پن نہیں چھوڑے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے اور ہم پر بھی۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں سے منظر بھی نمودار ہوا اور اس نے طنزاً کہا بھائی محمد ابن ابی عامر ہم کب تک انتظار کریں؟ میں جب بھی کسی جگہ شہد دیکھتا ہوں مجھے شہد کی مکھیاں یاد آتی ہیں، اور تمہارا وعدہ بھی کہ اللہ جانے وہ دن کب آئے گا جب تم میرے جسم پر شہد ملواؤ گے، مکھیاں مجھے کاٹیں گی اور تم میرا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کروا کے پورے شہر میں گشت کرواؤ گے۔ ابی عامر نے کہا مت گھبرا، وہ دن بھی آئے گا کہ جب میں تجھ پر احسان کروں گا
और अपना वादा भी पूरा करूंगा। मामू इब्न इसहाक भी वहां पहुंच गए। हुजूम ने शाही कारिंदों की मजम्मत की तो इब्न इसहाक ने डांटा, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो वरना तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपने भांजा को अब कुर्तबा में रहने नहीं दूंगा। इस हजूम में कई आदमी ने अपनी जगह पेश की और अभी आमिर ने इनमें से एक शख्स की पेशकश कबूल कर ली जो हुकूमती दफातर के करीब रहता था। इब्न इसहाक ने इस शख्स को डांटते हुए कहा, अगर तू मेरे भांजे को काम करने के लिए जगह देने को तैयार है, इसे रहने के लिए भी जगह दे दे, क्योंकि अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। ये अपने बकवास से बाज नहीं आएगा और मेरे लिए मसले और मसाइल खड़ा करता रहेगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। मंसूर ने पूछा, अगर हम दरख्वास्त नहीं लिखेंगे तो काम क्या करेंगे? हमें अपनी गुजर बसर किस तरह करना होगी? मामू ने जवाब दिया, गुजर बसर? जब तुम्हारा दोस्त तुम सबको बड़े बड़े ओहदे और मनसब देता रहता है तो तुम्हें घर बैठे वजीफे भी दे सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी भर माली मदद भी कर सकता है। तुम्हें मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं। लोगों को एक ये भी दुख था कि इन्हें यहाँ मज़े मज़े की बातें सुनने को मिल जाती थी और इन्हें एक बेहतरीन दरख्वास्त लिखने वाला भी मुयस्सर था। अभी आमिर ने चुप साध ली क्योंकि इससे अब वाकई फिक्र लग गई थी कि अगर इसे मामू ने दरख्वास्त लिखने का काम न करने दिया तो वो क्या करेगा। इसने मंसूर और अब्दुल वदूद से कहा, तुम दोनों चंद दिन आराम करो, इस अरसे में मैं फ़ैसला कर लूँगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इब्न इसहाक ने दोनों को मशवरा दिया, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम दोनों अब क्या करो। अभी आमिर ने दोस्तों से कहा, तुम दोनों अपने घर जाओ, मैं खुद तुमसे मिलूंगा और बताऊंगा अब तुम्हें क्या करना है। लेकिन मामू दोनों को ज़बरदस्त से अपने साथ अपने घर ले गए। अस्तबल से 2 घोड़े निकलवाए, एक पर खुद बैठ के और मंसूर से कहा, तू पीछे बैठ जा। दूसरे पर भांजे को सवार किया और अब्दुल वदूद से कहा, तू इसके पीछे बैठ जा। फिर जिस तरह इब्ने अभी आमिर अपने मामू को शहर के बाहर अपने ज़ेरे तामीर या ज़ेरे मनसूबा शहर में ले गया था, इसी तरह आज मामू इन दोनों को वहाँ ले गए और घोड़े से उतर के वो पत्थर उठा उठा के दिखाए जिन पर बाजार, सड़क, बाग, इंतज़ामी दफातर, उम्रा के महल और कसर इब्ने अभी आमिर लिखा हुआ था और बहुत बड़े पत्थर पर लिखा हुआ था मदीना तो ज़ाहिरा। मामू ने अपने भांजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने यहाँ नया शहर तामीर करने का मंसूबा बनाया है, तुम दोनों यहाँ लग जाओ, सालों मशगूल रहोगे और फिक्र मुआश से निजात मिल जाएगी। दोनों दोस्तों की समझ में न आया कि मामू किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मंसूर ने पूछा, भाई मोहम्मद, मामू ये क्या कह रहे हैं? अब्दुल वदूद ने भी यही सवाल किया कि वाकई यहाँ कोई नया शहर बसाया जा रहा है। मामू ने जवाब दिया, इस शहर के बारे में जो कुछ पूछना है मेरे भांजे से पूछो, क्योंकि ये इसी का मंसूबा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि 6-7 महीने पहले मुझे मेरे भांजे ने अपने इस मंसूबे से आगाह किया था। मैंने भी इस मंसूबे के बारे में सिर्फ यही सुना कि यह मदीनतुज़ ज़ोहरा के मुकाबले में एक नया शहर मदीनतुज़ ज़ाहिरा तामीर करवाने वाला है। यहाँ जो इमारत या जो चीज़ बनेगी वहाँ पत्थर पर लिख के रख दिया गया है। इसके अलावा जो कुछ पूछना हो अपने दोस्त से पूछ लो। अब्दुल वदूद ने अभी आमिर से पूछा, ये क्या मसला है दोस्त, मुझे भी तो कुछ बताओ। अब्दुल वदूद मंसूर को अलग ले गया, आहिस्ता से कहा, भाई मंसूर, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है, मज़ीद सवाल जवाब से कुछ हासिल नहीं। मंसूर ने पूछा, क्या समझ गए, मुझे भी तो कुछ बताओ। अब्दुल वदूद ने कहा, भाई अपने दोस्त अभी आमिर की मनसूबा बंदियों का ये मनसूबा शाहकार है। अभी तक तो ये मौसूफ इमारतें और वजारतें तकसीम कर रहे थे, मगर अभी अपने लिए नया शहर भी तामीर करेंगे। भाई अब तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि अभी आमिर वाकई माली खोलिया का मरीज़ है। दोनों दोस्त खुसर पुसर करते रहे और अभी आमिर दूर से मंजर देखता रहा। मामू खुश थे कि उन्होंने नहायत होशियारी से इत्तेहाद सलासा तोड़ दिया था। अभी आमिर ने मामू से पूछा, यह आपने क्या किया? मामू ने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इन्हें तेरे इस नादार और यगाना ज़माना शहर का दीदार करवा दिया है जो तेरे तख़य्युल में तो तामीर हो चुका होगा, मगर कुर्तबा में इसका कहीं कोई वजूद नहीं। अभी आमिर ने फसील की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोस्तों तुम दोनों से नाइंसाफ़ी हो गई कि मैंने तुम दोनों के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं रखी, लेकिन मैं अपने महल की ज़मीन में कुछ हिस्सा तुम दोनों को भी दे सकता हूँ। मंसूर ने पूछा, भाई तेरी दिमागी कैफियत ठीक तो है? अब्दुल वदूद ने कहा, मंजर ने किसी तबीब का जिक्र किया था जो खफ्तान का शर्त इलाज करता है, भाई अभी आमिर को उसके पास ले जाओ। इब्ने अभी आमिर ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बहक गए हो, खुद को इलाज करवा के ठीक करवा लो, वरना तुम दोनों अपने मनसब से महरूम हो जाओगे। अब्दुल वदूद ने जवाब दिया, फिलहाल तो हमें अपने मुआशी मसले को हल करना है। मामू ने तंज किया, तुम दोनों मदीनतुज़ ज़ाहिरा की तामीर में मशगूल हो जाओ, तुम्हारा मसला मेरे भांजे की मौजूदगी में हमेशा हल रहेगा। अभी आमिर ने अपने घोड़े की तरफ जाते हुए कहा,
تم لوگ دولت یقین سے محروم اور وہم و گمان کے مریض ہو، اور جب تک تم اس مرض میں مبتلا ہو میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ ابی عامر نے تینوں کو ویرانے میں چھوڑ دیا اور دونوں گھوڑے لے کر گھر چلا آیا۔ کچھ دیر بعد ابن اسحاق دونوں دوستوں کے ساتھ بمشکل واپس آئے۔ وہ اپنے بھانجے پر غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دیکھا ابی عامر اپنا سامان سمیٹ کے جانا چاہتا ہے، مگر ان کی بیوی اسے روک رہی تھی۔ ماموں کا غصہ تو رخصت ہوا، بیوی سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا، غصہ تو مجھے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم تینوں کو چھوڑ کے چلا آیا۔ میں یہاں کس طرح پہنچا ہوں وہ ناقابل بیان ہے۔ ابی عامر خاموش رہا، کتابوں کا گٹھڑ اٹھا کے باہر لے جاتے ہوئے کہا، میں دوسرے چکر میں اپنا بستر وغیرہ بھی لے جاؤں گا۔ ابن اسحاق نے اس کے ہاتھ سے کتابوں کا گٹھڑ چھین لیا۔ خبردار جو گھر سے قدم نکالا، میں تیرے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ مومانی نے دونوں سے پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ابی عامر نے جواب دیا، یہ لوگ مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مومانی نے ابی عامر کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتے ہوئے کہا، مجھے بتا تیری کون سی بات سمجھ سے بالاتر ہے؟ ابن اسحاق نے مدینۃ الظاہرہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایک میں کیا، اس کے دوست بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تم اس سے پوچھو کہ یہ بے سروپا باتیں کیوں کرتا ہے۔ ابی عامر نے کہا، آپ میرے منصوبوں کو بے سروپا باتیں نہ کہے، وہ ایک حقیقت ہے اور وہ وقت دور نہیں جب میں انہیں عملاً ثابت کر دوں گا۔ مومانی نے اسے دوبارہ اس کے کمرے میں پہنچا دیا اور کہا، تم یہی رہ ہمارے ساتھ، اب تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ماموں نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا، میری توبہ جو میں آئندہ اسے کچھ کہوں، لیکن اسے بھی سمجھا دو یہ اپنے کسی بھی منصوبے کا ذکر مجھ سے نہ کرے۔ اس واقعے کے بعد ابی عامر کا زیادہ وقت گھر میں ہی گزرنے لگا۔ اسے زمانے وقت اور لوگوں سے شکایت تھی کہ وہ اسے نہیں سمجھ رہے تھے، گویا وہ اس بھری پوری دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ اگر وہ کسی وقت گھر سے نکلتا بھی تو تماشا بن جاتا۔ جن لوگوں نے ابی عامر سے درخواستیں لکھوائی تھی اور ان کے کام ہو گئے تھے، وہ سب اس کے مداح ہو گئے تھے اور ان کے ذریعے ابی عامر کی لیاقت اور قابلیت کی تشہیر ہو رہی تھی۔ نئے غرض مند لوگ ابی عامر کو تلاش کر رہے تھے، اسے بازاروں اور گلی کوچوں میں دیکھتے تو پکڑ لیتے اور خوشامد کرتے کہ ان کی درخواست لکھتے، لیکن وہ ہر شخص سے یہی کہتا، میں حاجی مصطفی کا معتوب ہوں، مجھے اسے ریت سے محروم کیا اور میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا ہے، جب وہاں سے فیصلہ صادر ہوگا تو میں تمہاری درخواستیں بھی لکھ دیا کروں گا۔ ابی عامر کی یہ باتیں مشہور ہونے لگیں اور غرض مندوں نے بھی حاجی مصطفی کو بد دعائیں دی کہ وہ غریبوں اور مجبوروں کو تنگ کر رہا ہے۔ حاجی مصطفی سے اللہ سمجھے۔ عزیز سامعین و ناظرین، ابی عامر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔